न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर देश और प्रदेश की खबरों की ओर। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के विशेष सत्र पर बोले शरद पवार। जम्मू पुलिस ने जारी किया साइबर सुरक्षा अलर्ट, फिर HC पहुंचे पंजाब सरकार 6 मई के आदेश पर समीक्षा की मांग। तो खबरें विस्तार से। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत। पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा इलाके में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई। ये सभी लोग अमृतसर के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। इलाके के भुल्लर, टांगरा और संधा गांव में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई। मरने वालों में ज्यादातर मजदूर हैं जो कि गांवों के ही ईंटों के भट्टों पर काम करते हैं। पंजाब पुलिस ने घटना के बाद एक्शन लेते हुए नकली शराब सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहरीली शराब पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, वह बोल भी नहीं पा रहे हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मरारी कला गांव में ही 4 लोगों की मौत हुई है। SSP अमृतसर रूरल के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रभजीत सिंह नकली शराब सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मुख्य आरोपी के भाई कुलबीर सिंह उर्फ जग्गू साहिब सिंह उर्फ सराय गुरजत सिंह निद्दर कौर पत्नी जीता को भी पकड़ा है। पुलिस ने इन पर धारा 105 BNS व 661 A के एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का यह पहला मामला नहीं है जब जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है। पिछले साल मार्च में संगरूर में जहरीली शराब पीने से भी करीब 21 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी, जबकि वर्ष 2020 में तरनतारन में जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तत्कालीन सरकार और प्रशासन पर सवाल भी उठने लगे थे। कौन से गाँव? देखिए जी, हमें कल रात को अराउंड 9:30 हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे स्पिरिट्स लिकर पी के लोगों की डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं। हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने जो यहाँ के लोकल जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 लोग थे उनको हमने इमीडिएटली राउंड अप कर लिया। उनसे फिर हमने पता करा तहकीकात में कि यहाँ पे जो मेन सप्लायर है यहाँ का प्रभजीत सिंह, जो पंगाली गांव का है रहने वाला, पंगवा गांव का रहने वाला है, उसको हमने अरेस्ट किया। फिर उससे पूछा तो यहाँ का जो किंग पिन है सप्लायर साहब सिंह है, राजस्थान का रहने वाला, उसको भी हमने राउंड अप कर लिया और उससे हम छानबीन कर रहे हैं कि उसने कहाँ से मंगाया, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट मंगाया, आउटसाइड स्टेट मंगाया। तो जितनी भी फर्म से उन्होंने मंगाया, हम पूरी की पूरी जितनी है इन फर्म्स को डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकी मशीनरी है, इनको पूरा का पूरा इनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, जो ऐसी इलिसिट लिकर जो लोगों को सेवन करा रहे हैं, तो उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। दोबारा करिए। तो उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी रात भर से ही टीम्स हैं जो लगातार रेड पे रेड कर रहे हैं और हमने, जैसे मैंने बताया आपको, जो मेन किंग पिन है उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है और जितनी फर्म्स हैं बाहर की, हमारी टीम्स जो इमीडिएटली मूव हो चुकी हैं। जो फर्म्स के वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी जल्दी ही राउंड अप किया जाएगा और ये घटनाक्रम में हमने 2 FIR रजिस्टर करी हैं, बहुत ही स्ट्रिंजेंट सेक्शंस के अगेंस्ट करी हैं और इनको ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। इसमें कितने बंदे मारे, कितने इंजर्ड हुए थे, कौन सी देसी दारू या इंग्लिश वाइन? इसकी जो बताने मुताबिक ये इन्होंने ऑनलाइन मेथेनॉल ऑर्डर करी थी और उसको फिर ये एक कैन में लेके आया था और जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर था जिसका मैंने नाम आपको प्रभजीत बताया, प्रभजीत ने इसको डाइल्यूट करके अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको दे दिया था और फिर वो इनके पैकेट्स बना के इन लोगों को बेच रहे थे और ये भोले लोग जो मेहनत मजदूरी करके रात को ये इन्होंने शराब पी, उससे इनकी डेथ हो गई। हमारी तरफ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डोर टू डोर जाया जा रहा है और जितने लोग इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं उनको भी हम
काबू करने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप अपना इलाज कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैजुअलिटीज़ को बचा सकें और लोग जो ये ट्रेजेडी हुई है उससे हम बाहर निकाल सकें। कितनी डेथ हुई, कितने हॉस्पिटल 15 कौन डेथ्स से गाँव में? हमारे पास इस टाइम जो इन्फॉर्मेशन है 14 डेथ्स कंफर्म्ड हैं और 6 लोग हैं जो हमारे वो इस टाइम हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 5 गांव हैं, मरड़ी, पतालपुरी, थीरेवाल, पंगाली और तलवंडी फूमन, ये गांव में ये इंसिडेंट। FIR दर्ज नहीं किया, कौन सी FIR की थी? FIR मजीठा थाना में भी, कत्तू नंगल थाना में भी अंडर 304 और अंडर IPC 105 BNS और 61A एक्साइज एक्ट, जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट सेक्शन है जिसमें उम्र कैद की सजा भी है, वो हमने लगाया। सर आगे से चेक किया जाएगा कि ऐसी घटना ना हो, तो हर गांव चेकिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, हमारी टीम्स ने ऑलरेडी बहुत ही पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा एक्साइज एक्ट की हमने FIR रजिस्टर करी हैं। आने वाले टाइम में हम और भी स्ट्रिंजेंटली ये मॉनिटर करेंगे और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, इवन कोई एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है, मजीठा हमारा जो हल्का है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर, जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी कल। हमें रात को पता लगा कि जो लोगों ने कल ये सेवन किया होगा इस स्प्यूरियस लिकर का, 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके, मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके, जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है, उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस अनफॉर्चुनेट हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। सरकार जो है पूरी सहायता कर रही है। हम फैमिलीज को भी मिल रहे हैं और हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो डेथ टोल है अब ना आगे बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने अपनी टीम्स घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, जिन्होंने भी ये कंजम्पशन की है, चाहे वो सिम्टोमेटिक है या नहीं, हम सबको शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें बड़ी चीज जो ये है कि जो अक्यूज्ड हैं, जो जहां से ये शराब ली गई थी या जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जहां जिसने सप्लाई की थी, वो सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसकी जो बाकी ट्रेसिंग है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। रिकवरीज भी हम कर रहे हैं, जॉइंट एक्साइज और पुलिस टीम्स लगी हुई हैं और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेडिकल हेल्प, हम सारा कुछ मेडिकल हेल्प यहाँ पर विलेज में ही हमने रात भर डॉक्टर्स को स्टेशन किया हुआ था, तो किसी को भी हमें लगा कि ये प्रॉब्लम लग रही है, हमने उनको तुरंत शिफ्ट किया हुआ है। एज ऑफ नाउ हमारे हॉस्पिटल में 6 लोग दाखिल हैं और अभी भी अगर हमें कोई भी लग रहा है कि वल्नरेबल है इस चीज को लेके, हम उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं। कितने गाँव टोटल, कौन-कौन से गाँव हैं? 5 विलेजेस जो हैं जहाँ पर ये देखने को आया है, वो है मरड़ी कला, पंगाली, थ्रेवाल, पतालपुरी ते तलवंडी कुमन। तो ये हमारे 5 विलेजेस हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट आया है। बाकी अभी भी हमारी जो टीम्स हैं वो सहायता में लगी हुई हैं और हम फैमिलीज के साथ हैं। सरकार की तरफ से जो भी सहायता है सबको प्रोवाइड की जाएगी। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के विशेष सत्र पर बोले शरद पवार। भारत पाकिस्तान सीज़फायर के बीच भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के कई नेता सरकार से संसद के विशेष सत्र की मांग कर चुके हैं। वहीं इस बीच विशेष सत्र की मांग को लेकर एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख और दिग्गज नेता शरद पवार का बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने अमेरिका के हस्तक्षेप पर भी सवाल उठाए। शरद पवार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने पर कहा कि मैं इसके कभी खिलाफ ही नहीं था, लेकिन यह सेंसिटिव इश्यू है, इसके बारे में सब कुछ बताना संभव नहीं है। ऐसे में आर्म्ड फोर्स के लोग बुलाकर विपक्ष को सब कुछ बताते हैं, लेकिन कुछ बात काफ़ी कॉन्फिडेंशियली होती है, इसलिए विशेष सत्र बुलाने में खिलाफ नहीं, लेकिन बेहतर यह होगा कि सभी को एक साथ बुलाकर बिठाया जाए और क्या हुआ है इसके बारे में जानकारी दी जाए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप पर शरद पवार ने कहा है कि शिमला करार में साफ बताया गया है कि कश्मीर के मुद्दे पर और इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पर केवल दोनों देश ही आपस में बात कर सकते हैं और तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक मुद्दे पर कोई तीसरा नहीं आता, लेकिन ऐसा पहली बार है जब हमारे आंतरिक मुद्दों पर किसी और ने बोला है। इसे सवाल का जवाब हम सभी चाहते हैं।
बात ऐसी है जहाँ तक विशेष करके पार्लियामेंट का हम तो इसके खिलाफ नहीं, मगर ये सेंसिटिव इशू है, इस बारे में डेप्थ डिस्कशन सीरियस इशू है तो सदन में लेना मुश्किल होता है। मिनिस्टर को भी सब डिस्कस करना इतना आसान नहीं कि फायदे की बात नहीं, मगर ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो मैंने देखा है कि कंसर्न मिनिस्टर डिफेंस सदस्य को, सीनियर मेंबर्स को बुलाकर फैक्चुअल सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। आर्म फोर्सेस के अधिकारी वो भी वहाँ प्रेजेंट करते हैं और इससे फैक्चुअल सिचुएशन अच्छी समझती है, मगर इसमें कुछ बातें ऐसी होती है कि वो कॉन्फिडेंशियल रखने की आवश्यकता होती है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, सेशन बुलाना हो तो बुलाइए, और सेशन से ज़्यादा लाभ हम आपस में बैठेंगे तो होगा। तो क्या अगली खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया साइबर सुरक्षा अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई से ये साफ कर दिया है कि आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। घाटी में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, साथ ही संदिग्ध लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को एक साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया, जिसमें नागरिकों, पत्रकारों और सार्वजनिक हस्तियों को संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए दुश्मन के खुफिया एजेंटों द्वारा कथित रूप से किए जा रहे नकली व्हाट्सएप नंबरों और संदिग्ध कॉलों के बारे में चेतावनी दी गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कहा गया है, दुश्मन के खुफिया एजेंटों के फर्जी व्हाट्सएप नंबरों और कॉलों का इस्तेमाल अधिकारियों का रूप धारण करने और पत्रकारों, नागरिकों के साथ ही सार्वजनिक हस्तियों से संपर्क करने के लिए किया जा रहा है, ताकि मौजूदा स्थितियों के बारे में संवेदनशील जानकारी निकाली जा सके। बीते दिन हिरासत जांच एजेंसी पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में 20 स्थानों पर छापेमारी कर स्लीपर सेल मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई थी, साथ ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया था। वहीं एसआई ने एक विज्ञप्ति में बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर में काम कर रहे आतंकी सहयोगी और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर नजर रख रही है। तकनीकी खुफिया जानकारी से पता चला है कि कश्मीर में कई स्लीपर सेल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के सीधे संपर्क में थे और सुरक्षा बलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील और रणनीतिक जानकारी को मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि के जरिए पहुंचाने में शामिल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई से ये साफ कर दिया है कि आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। घाटी में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, साथ ही संदिग्ध लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को एक साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया, जिसमें नागरिकों, पत्रकारों और सार्वजनिक हस्तियों को संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए दुश्मन के खुफिया एजेंटों द्वारा कथित रूप से किए जा रहे नकली व्हाट्सएप नंबरों और संदिग्ध कॉलों के बारे में चेतावनी दी गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कहा गया है, दुश्मन के खुफिया एजेंटों के फर्जी व्हाट्सएप नंबरों और कॉलों का इस्तेमाल अधिकारियों का रूप धारण करने और पत्रकारों, नागरिकों के साथ ही सार्वजनिक हस्तियों से संपर्क करने के लिए किया जा रहा है, ताकि मौजूदा स्थितियों के बारे में संवेदनशील जानकारी निकाली जा सके। बीते दिन हिरासत जांच एजेंसी पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में 20 स्थानों पर छापेमारी कर स्लीपर सेल मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई थी, साथ ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया था। वहीं एसआई ने एक विज्ञप्ति में बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर में काम कर रहे आतंकी सहयोगी और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर नजर रख रही है। तकनीकी खुफिया जानकारी से पता चला है कि कश्मीर में कई स्लीपर सेल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के सीधे संपर्क में थे और सुरक्षा बलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील और रणनीतिक जानकारी को मैसेजिंग
ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि के जरिए पहुंचाने में शामिल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई से ये साफ कर दिया है कि आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। घाटी में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, साथ ही संदिग्ध लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को एक साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया, जिसमें नागरिकों, पत्रकारों और सार्वजनिक हस्तियों को संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए दुश्मन के खुफिया एजेंटों द्वारा कथित रूप से किए जा रहे नकली व्हाट्सएप नंबरों और संदिग्ध कॉलों के बारे में चेतावनी दी गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कहा गया है, दुश्मन के खुफिया एजेंटों के फर्जी व्हाट्सएप नंबरों और कॉलों का इस्तेमाल अधिकारियों का रूप धारण करने और पत्रकारों, नागरिकों के साथ ही सार्वजनिक हस्तियों से संपर्क करने के लिए किया जा रहा है, ताकि मौजूदा स्थितियों के बारे में संवेदनशील जानकारी निकाली जा सके। बीते दिन ही राज्य जांच एजेंसी पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में 20 स्थानों पर छापेमारी कर स्लीपर सेल मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई थी, साथ ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया था। वहीं एसआई ने एक विज्ञप्ति में बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर में काम कर रहे आतंकी सहयोगी और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर नजर रख रही है। तकनीकी खुफिया जानकारी से पता चला है कि कश्मीर में कई स्लीपर सेल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के सीधे संपर्क में थे और सुरक्षा बलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील और रणनीतिक जानकारी को मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि के जरिए पहुंचाने में शामिल। अगली खबर, फिर एचसी पहुंची पंजाब सरकार, 6 मई आदेश पर समीक्षा की मांग। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद लगातार। पंजाब सरकार ने अब कल सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 6 मई के अपने पिछले आदेश की समीक्षा या संशोधन करने की मांग की है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन द्वारा 2 मई को हरियाणा को 4500 क्यूएस के अतिरिक्त पानी छोड़ने के फैसले से संबंधित आदेश भी शामिल। हाईकोर्ट ने 6 मई को पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में 2 मई को हुई बैठक के फैसले का पालन करने का निर्देश दिया था। 2 मई को गृह सचिव की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें राज्य की जल की जरूरत को देखते हुए उसे पूरा करने के लिए अगले 8 दिनों में भाखड़ा बांध से हरियाणा को 4500 क्यूसेक के अतिरिक्त पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के फैसले को लागू करने की सलाह दी गई थी। अपने याचिका में पंजाब ने सोमवार आपत्ति जताई कि केंद्रीय गृह सचिव पानी छोड़ने के बारे में फैसला लेने के लिए उपयुक्त अथॉरिटी नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा हरियाणा ने इस कोर्ट के समक्ष कार्रवाई के दौरान कहा था कि केंद्रीय गृह सचिव की ओर से 2 मई को जो बैठक बुलाई गई थी वह कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित थी। इससे यह भी पता चलता है कि बैठक में जल आवंटन के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था, खासकर तब जब यह वैधानिक रूप से विद्युत मंत्रालय को संदर्भित था। याचिका के अनुसार कोर्ट के समक्ष यह धारणा दी गई थी कि यह बैठक हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूसेक के पानी जारी करने के मुद्दे पर आयोजित की गई थी, जबकि वास्तविकता यह है कि बैठक के लिए कोई विशेष एजेंडा तय नहीं किया गया था। प्रवक्ता ने कहा है, ऐसे में पंजाब सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 379 को लागू किया है और हाईकोर्ट से बीएनएस की धारा 215 के तहत अपराध की जांच शुरू करने का अनुरोध भी किया है, जो जानबूझकर गलत हलफनामा प्रस्तुत करने से संबंधित है। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद लगातार। पंजाब सरकार ने अब कल सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 6 मई के अपने पिछले आदेश की समीक्षा या संशोधन करने की मांग की है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन द्वारा 2 मई को हरियाणा को 4500 क्यूसेक के अतिरिक्त पानी छोड़ने के फैसले से संबंधित आदेश भी शामिल। हाईकोर्ट ने 6 मई को पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में 2 मई को हुई बैठक के फैसले का पालन करने का निर्देश दिया था। 2 मई को गृह सचिव की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें राज्य की जल की जरूरत को देखते हुए उसे पूरा करने के लिए अगले 8 दिनों में भाखड़ा बांध से हरियाणा को 4500 क्यूसेक के अतिरिक्त पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के फैसले को लागू करने की सलाह दी गई थी। अपने याचिका में पंजाब ने सोमवार आपत्ति जताई कि केंद्रीय गृह सचिव पानी छोड़ने के बारे में फैसला लेने के लिए उपयुक्त अथॉरिटी नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा हरियाणा ने इस कोर्ट के समक्ष कार्रवाई के दौरान कहा था कि केंद्रीय गृह सचिव की ओर से 2 मई को जो बैठक बुलाई गई थी वह कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित थी। इससे यह भी पता चलता है कि बैठक में जल आवंटन के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था,
खासकर तब जब यह वैधानिक रूप से विद्युत मंत्रालय को संदर्भित था। याचिका के अनुसार कोर्ट के समक्ष यह धारणा दी गई थी कि यह बैठक हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूसेक के पानी जारी करने के मुद्दे पर आयोजित की गई थी, जबकि वास्तविकता यह है कि बैठक के लिए कोई विशेष एजेंडा तय नहीं किया गया था। प्रवक्ता ने कहा है, ऐसे में पंजाब सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 379 को लागू किया है और हाईकोर्ट से बीएनएस की धारा 215 के तहत अपराध की जांच शुरू करने का अनुरोध भी किया है, जो जानबूझकर गलत हलफनामा प्रस्तुत करने से संबंधित है। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद लगातार। पंजाब सरकार ने अब कल सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 6 मई के अपने पिछले आदेश की समीक्षा या संशोधन करने की मांग की है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन द्वारा 2 मई को हरियाणा को 4500 क्यूसेक के अतिरिक्त पानी छोड़ने के फैसले से संबंधित आदेश भी शामिल। हाईकोर्ट ने 6 मई को पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में 2 मई को हुई बैठक के फैसले का पालन करने का निर्देश दिया था। 2 मई को गृह सचिव की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें राज्य की जल की जरूरत को देखते हुए उसे पूरा करने के लिए अगले 8 दिनों में भाखड़ा बांध से हरियाणा को 4500 क्यूसेक के अतिरिक्त पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के फैसले को लागू करने की सलाह दी गई थी। अपनी याचिका में पंजाब ने सोमवार आपत्ति जताई कि केंद्रीय गृह सचिव पानी छोड़ने के बारे में फैसला लेने के लिए उपयुक्त अथॉरिटी नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा हरियाणा ने इस कोर्ट के समक्ष कार्रवाई के दौरान कहा था कि केंद्रीय गृह सचिव की ओर से 2 मई को जो बैठक बुलाई गई थी वह कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित थी। इससे यह भी पता चलता है कि बैठक में जल आवंटन के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था, खासकर तब जब यह वैधानिक रूप से विद्युत मंत्रालय को संदर्भित था। याचिका के अनुसार कोर्ट के समक्ष यह धारणा दी गई थी कि यह बैठक हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूसेक के पानी जारी करने के मुद्दे पर आयोजित की गई थी, जबकि वास्तविकता यह है कि बैठक के लिए कोई विशेष एजेंडा तय नहीं किया गया था। प्रवक्ता ने कहा है, ऐसे में पंजाब सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 379 को लागू किया है और हाईकोर्ट से बीएनएस की धारा 215 के तहत अपराध की जांच शुरू करने का अनुरोध भी किया है, जो जानबूझकर गलत हलफनामा प्रस्तुत करने से संबंधित है। अगली खबर, मौसम का बदलेगा मिजाज। दक्षिण पश्चिम मानसून के मंगलवार को दोपहर बाद तक दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीपों में प्रवेश करने के आसार हैं। इसके बाद अगले 4-5 दिनों के दौरान मानसून दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव व कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह तथा मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ सकता है। सोमवार को सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर बांग्लादेश, अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगा, पश्चिम बंगाल, पूर्व और दक्षिण उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें दर्ज की गई। वहीं बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप, कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक संभव है। दिल्ली एनसीआर, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना भी बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मंगलवार को दोपहर बाद तक दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीपों में प्रवेश करने के आसार हैं। इसके बाद अगले 4-5 दिनों के दौरान मानसून दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव व कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह तथा मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ सकता है। सोमवार को सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर बांग्लादेश, अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगा, पश्चिम बंगाल, पूर्व और दक्षिण उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें दर्ज की गई। वहीं बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप, कर्नाटक,
केरल के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक संभव है। दिल्ली एनसीआर, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना भी बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मंगलवार को दोपहर बाद तक दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीपों में प्रवेश करने के आसार हैं। इसके बाद अगले 4-5 दिनों के दौरान मानसून दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव व कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह तथा मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ सकता है। सोमवार को सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर बांग्लादेश, अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगा, पश्चिम बंगाल, पूर्व और दक्षिण उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें दर्ज की गई। वहीं बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप, कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक संभव है। दिल्ली एनसीआर, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना भी बनी हुई है। अगली खबर, ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को हनुमानगढ़ी में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वैसे तो हनुमान जी की हर दिन पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन मंगलवार को हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व होता है। यह महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगल हो। ऐसे में ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार यानी आज के दिन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा आराधना करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ सुबह 4 बजे से श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन और उनका पूजन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे। तो चलिए जानते हैं ज्येष्ठ के मंगल का क्या महत्व है। आपको बता दें, सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह का विशेष महत्व होता है। इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़े मंगल के नाम से जाना जाता है और बड़े मंगल के दिन हनुमान मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हैं। इस बार खास संयोग में ज्येष्ठ माह की शुरुआत हुई है और वह भी मंगलवार के दिन से ही। इस वजह से इस माह की महिमा और भी अधिक हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने आने वाले प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा आराधना करने से जीवन में चल रहे तमाम तरह के कष्ट दूर होते हैं। वहीं दूसरी ओर ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगल को अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु ने एक सुर में कहा है कि यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। भगवान श्री राम लला के भव्य नगरी में आकर हनुमान जी का दर्शन पूजन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उन्होंने कहा, ज्येष्ठ का प्रथम मंगलवार श्रेष्ठ दिन होता है और इस दिन की पूजा अर्चना का विशेष ही लाभ होता है।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच